नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश भादु, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 की पुस्तक के अध्याय 1 के वीडियो के पार्ट 2 में उन सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो 2021-22 में कक्षा 12 में प्रवेश लेने जा रहे हैं और उन विद्यार्थियों का भी जो नेट जेआरएफ स्कूल व्याख्याता व स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो के पार्ट 1 के नोट्स आपने बना लिए होंगे और अब अपना कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक बात और दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो को एक बार देखकर, सुनकर, उसके बाद दूसरी बार में नोट्स बना सकते हैं। और शिक्षक साथियों से भी मैं एक आग्रह करूंगा कि वो अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनसे नोट्स बनवाइए वीडियो देखकर, उसके बाद उनकी पीडीएफ मंगवाकर चेक भी करें ताकि विद्यार्थियों की नियमितता साथ के साथ बनी रहे और वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक नियमित रूप से वीडियो मिल सके और अगले 1 माह के अंदर नियमित वीडियो मिलते रहेंगे और वो उनके नोट्स तैयार होंगे। दोस्तों, अपन ने कल शीत युद्ध के दौर प्रथम अध्याय के अंदर कुछ टॉपिक कर लिए थे। उनमें कौन कौन से कर लिए थे? हमने शीत युद्ध का क्या अर्थ है ये समझ लिया था, क्या है यानी शीत युद्ध, द्विध्रुवीयता क्या है, 2 ध्रुव कौन कौन से हैं, यूएसए यूएसआर, कुछ प्रमुख घटनाक्रम को अपन ने कर लिया था। कुछ 2 घटनाएं रह गई थी अपनी शेष, जिनको आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। और साथ ही आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं कि द्विध्रुवीयता को चुनौती यानी गुटनिरपेक्षता, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत व शीत युद्ध, नेम की प्रासंगिकता यानी गुटनिरपेक्षता की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आज चर्चा अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी 2 घटनाएं जो कल अपन ने 9 घटनाओं के ऊपर चर्चा कर ली थी, उन घटनाओं में एक घटना जो शेष रही वो ये थी 10 नंबर कि बर्लिन की दीवार का बनना व गिरना। अब ये बर्लिन की दीवार क्या थी दोस्तों? बर्लिन की दीवार क्या थी? बर्लिन जर्मनी का एक शहर था। बर्लिन का जो जर्मनी का जो विभाजन था वो अपन ने देख लिया था कि जर्मनी का विभाजन अपन ने देख लिया। तो इसमें एक चीज़ अपने को समझना है। अपन ने कल भी ये एनसीईआरटी बुक का मैप है जो अपने को विद्यार्थियों को देखना है थोड़ा ठीक से। अपन ने एक चीज़ देखी थी कि जर्मनी जो थी, ये वाला जर्मनी है, ये पूर्वी जर्मनी है और ये पश्चिमी जर्मनी है। पश्चिमी जर्मनी के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? यूएसए का। और पूर्वी जर्मनी जो है किसके हिस्से में आया? सोवियत संघ के हिस्से में आया। अब क्या था कि ये दोनों जो प्रतीक है, ये लाल कलर के अंदर जो अब दिख रहा है, अपन ने कल एक संगठन भी पढ़ा था वारसा, जो कि सोवियत संघ का सैन्य संगठन था, और एक पढ़ा था नाटो, जो कि ये पीले कलर में आपको जो दिख रहा है, ये सारे के सारे देश नाटो के सदस्य देश है, जो कि किसका संगठन था? अमेरिका का सैन्य संगठन था। तो बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन यहाँ शहर है, तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो है उनका क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। अब आपको थोड़ा आसानी रहेगा कि बर्लिन की दीवार जो है वो क्या है। तो बर्लिन की जो दीवार है ये क्यों बनाई गई और क्यों गिरी? तो 1961 के अंदर क्या हुआ कि पश्चिमी जर्मनी जो था वो थोड़ा विकसित था शिक्षा व अन्य संसाधनों के क्षेत्र में, और पूर्वी जर्मनी जो था कम विकसित था, जो कि सोवियत संघ के अधीन था। तो पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे वो पश्चिमी जर्मनी की तरफ प्रवाह करने लगे। तो क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी की जो सरकार थी उसने इस बर्लिन की दीवार को खड़ा किया। फिर क्या हुआ? बर्लिन की दीवार जो थी 1990 के अंदर, 1990 तक आते आते क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी जो था वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया, यानी उसका जो आका था सोवियत संघ वो भी टूटने के कगार पर था। तो बर्लिन की दीवार को जो 1961 में पूर्वी जर्मनी की सरकार ने बनाया था, यानी पूर्वी जर्मनी के लोगों को पश्चिमी जर्मनी जाने से रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका खूब खर्च कर रहा था ताकि वो उनके पक्ष में बना रहे, तो इसीलिए पूर्वी जर्मनी के जो देश थे वो जो जनता थी उसका प्रवाह रोकने के लिए बनाई। और जब सोवियत संघ कमज़ोर हो गया, पूर्वी जर्मनी का जो आका था वो कमज़ोर हो गया, तो फिर दोनों जर्मनी के बीच की दीवार को हटा दिया गया। देखो ये कितनी विडंबना की बात है कि एक
कोई तीसरा ही देश है जिसके बंदरबांट के लिए दो और देश महाशक्तियां लड़ रही है। तो 1900 इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि बनाई कब गई 1961 के अंदर और गिराई कब गई 1990 के अंदर। बनाई किसने? पूर्वी जर्मनी की सरकार ने। क्यों बनाई? पश्चिमी जर्मनी की तरफ अपनी जनता के प्रवाह को रोकने के लिए। फिर जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। फिर जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया 1990 के अंदर। जब ये गिरा दी गई तो पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों क्या हो गए? एक हो गए। और उसके बाद 90-91 के अंदर सोवियत संघ का भी क्या हो गया था? विघटन हो गया था। तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब अपन जो चर्चा करने वाले थे आज के इस टॉपिक के अंदर कि द्विध्रुवीयता को चुनौती है। तो पिछला टॉपिक अपना घटनाएं अपने को शीत युद्ध की करनी थी, वो अपन ने पूरी कर दी। अब अपने को करना था द्विध्रुवीयता को चुनौती कब मिली। अब ये दो ध्रुव जो थे ये अपन ने किया कि दो ध्रुव यूएसए और यूएसएसआर दो ध्रुव थे। यूएसए ये दोनों ध्रुव थे। इनको चुनौती कब मिलना शुरू हुई? चुनौती जब ये दोनों ध्रुव अपने शक्ति के चरम पर थे तो उसके बाद 1956 के अंदर तीन मित्र थे, नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, नासिर मिस्र के नेता थे, टीटो यूगोस्लाविया के थे। ये 1956 के अंदर एक बैठक के अंदर मिलते हैं और तीनों ये तय करते हैं कि दुनिया जो है वो इन दो गुटों के अंदर, दो ध्रुवों के अंदर मिल गई है। और भारत जैसे जो देश थे ये नए स्वतंत्र, ऐसे अनेक देश थे जो नए स्वतंत्र हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो इन्होंने मिलकर क्या चर्चा किया कि क्यों ना इस दुनिया के अंदर इन गुटों की राजनीति से अलग एक वैकल्प स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया जाए और जो विकासशील देश है, जो पिछड़े हुए देश है, इन दोनों गुटों के अलावा उनके विकास के नए नए अवसर खोजे जाएं। अब ये क्या था? ये नेहरू, नासिर, टीटो की जो सोच थी, ये सोच एक प्रकार से इन दोनों ध्रुवों के लिए चुनौती थी। यानी द्विध्रुवीयता को चुनौती किससे मिली? गुट निरपेक्ष आंदोलन से। तो इन्होंने इनके नेतृत्व में जो बिना गुटों के जो राजनीति की बात की गई, बिना गुट के स्वतंत्र विदेश नीति पालन की जो बात की गई, इस आंदोलन को बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, या इसको नेम भी बोल देते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है। तो इन्होंने नेहरू, नासिर, टीटो ने तो एक शुरुआत कर दी कि क्यों ना इन दोनों ध्रुवों से अलग राजनीति शुरू की जाए। ये जो परिवार है धीरे धीरे बढ़ता गया। दुनिया के बहुत से देश जो थे, अफ्रीका के बहुत से देश थे जो इससे जुड़े। ठीक है। और नेहरू, नासिर, टीटो जो थे इन्होंने एक शुरुआत की। उसके साथ बाद में नेहरू, नासिर, सुकर्णो भी जुड़ गए। इंडोनेशिया के सुकर्णो जो थे, एक घाना के जो थे, घाना देश है ना, एक घाना के थे वामे एनेक्रुमा। तो इन 500 लोगों को क्या बोला जाता है? 500 सदस्यों को, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, नासिर मिस्र के, और टीटो यूगोस्लाविया के, और सुकर्णो इंडोनेशिया के, और घाना के थे वामे एनेक्रुमा। ये इन्होंने मिलकर एक इस प्रकार का आंदोलन चलाया। आंदोलन का मतलब हड़ताल नहीं किया था इन्होंने। आंदोलन इस प्रकार का शांतिपूर्ण दुनिया के अंदर एक माहौल बनाया जिससे कि इन गुटों की राजनीति से दूर रहा जाए और विकासशील जो देश है जो अभी अपना विकास कर रहे हैं उनके सामने एक विकल्प रखा कि आप बिना गुटों के भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने, लेकिन इन महाशक्तियों ने एक माहौल बना दिया था कि या तो आप हमारे हो या फिर आप हमारे दुश्मन हो। अब इस राजनीति से दुनिया को बचाने के लिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और द्विध्रुवीयता के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बोल देते हैं इसको, नियो भी बोल देते हैं। ये क्या थी? नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अब नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ये क्या थी? 1970 के दशक के अंदर क्या हुआ, जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है जिसकी शुरुआत तो 1956 में बैठक से हुई, फिर इन्होंने अपना 1961 के अंदर एक प्रथम सम्मेलन भी कर लिया था बेलग्रेड में, जिस पर आगे अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये विकासशील देश जो थे किनके नेतृत्व में संगठित हो रहे थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व में संगठित हो रहे थे। ये 5 इनके नेता थे।
अब इन्होंने क्या किया कि दुनिया के सामने 1970 के दशक के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करनी शुरू कर दी। यानी इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी, इसके अंदर मांग की गई, ये किसके नेता थे, दुनिया के विकासशील देशों के नेता थे। तो इन्होंने ये मांग की कि भाई इन पिछड़े हुए देश, विकासशील जो देश है, इनके संसाधनों के ऊपर इन महाशक्तियों का हक नहीं होगा। इन पिछड़े हुए देशों की जो संसाधन है, इनके ऊपर इन्हीं देशों का हक होगा। और दूसरा, इन देशों के, विकसित देशों के पास भी जो तकनीक है, उसका लाभ इन विकासशील देशों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए एक मैप अपने को और देखना है। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। इस मैप के अंदर ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, पीले कलर के अंदर, ये क्या है, इसको, ये अमेरिका व उसके समर्थक देश है। इसके यूरोप के अंदर भी समर्थक देश हैं और इधर ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये अमेरिका के समर्थक देश है। इनको बोला जाता है पहली दुनिया। क्या बोला जाता है? पहली दुनिया। फिर एक दूसरा मैप जो आप देख रहे हैं लाल कलर के अंदर, सोवियत संघ व उसके समर्थक देश है। इनको बोला जाता है दूसरी दुनिया। फिर एक अन्य जो है ब्लैक कलर के अंदर आप देख पा रहे हैं, भारत और अफ्रीका के और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश हैं, वो सारे के सारे किसमें माने जाते हैं? तीसरी दुनिया के। यानी ये जो ब्लैक कलर वाला जो पार्ट है, ये सारे अफ्रीका के देश, उत्तरी अमेरिका के देश, एशिया के देश, ये सारे के सारे जो देश है, ये क्या माने जाते हैं? तीसरी दुनिया के देश। और ये जो तीसरी दुनिया के देश थे ना, यही गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक देश थे। तो इन्होंने क्या मांग किया? इन्होंने कहा कि जो ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले जो देश है ना, इनको भी अपने संसाधनों का जो खर्च है इन विकासशील देशों के ऊपर करना चाहिए, अपनी तकनीक का भी हस्तांतरण करना चाहिए। लेकिन ये जो सोवियत संघ और अमेरिका जो थे, ये क्या कर रहे थे? अपने संसाधनों को खर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन इन पिछड़े हुए देशों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आपस में शीत युद्ध लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ हथियारों की होड़ से हथियार बना रहे थे, दुनिया को हथियार बेच रहे थे। तो इन देशों ने अब संगठित होना शुरू कर दिया था, जिससे शीत युद्ध को भी एक चुनौती मिली। अब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन्होंने मांग कर दिया कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हमारे प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ो। पिछड़े हुए देशों ने यानी विकासशील देशों ने, यानी तीसरी दुनिया के देशों ने, कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम करेंगे। दुनिया के अंदर जो हमारा जो माल तैयार होता है पिछड़े हुए देशों में, विकासशील देशों में, उसको विकसित देशों में बेचने का अवसर दिया जाए। ये अर्थव्यवस्था क्या थी? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी मांग किन्होंने की? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन या विकासशील देशों ने या तीसरी दुनिया के देशों ने इसकी मांग की थी। ये हुआ क्लियर। भारत व शीत युद्ध। तो भारत व शीत युद्ध वाले क्वेश्चन के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि भारत जो था वो शीत युद्ध के दौरान भारत ने आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन प्रारंभ किया, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य नेता भारत ही था। ठीक है, तो इसको भी अपने क्वेश्चन के अंदर आगे डिटेल से भी करेंगे। नेम की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, नेम की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा? नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब नेम की प्रासंगिकता पर प्रश्न इसलिए लगा क्योंकि 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। और पहले तो दुनिया में कितने गुट थे? 2 गुट थे। अब एक गुट ही नहीं रहा, तो दुनिया में गुट कितने रह गए? एक ही रह गया। और नेम बना क्यों था? नेम बना इसलिए था ताकि पूरी दुनिया को इन दोनों गुटों की राजनीति से दूर रखा जाए, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन था। तो क्या हुआ, नेम का एक संस्थापक सदस्य देश था मिस्र, था ना, नासिर वाला। ये मिस्र ने क्या कहा कि क्यों ना इसको, अब अपने नेम की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्यों ना इस नेम को भी अपन क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब दुनिया में गुट ही नहीं रहे, गुट तो खत्म हो गया। तो जो भारत जैसे देश थे, उन्होंने क्या कहा कि नेम जो है उसके बनने के समय, यानी पहला सम्मेलन 1961 में हुआ और 1956 में पहली मीटिंग हुई। ये कह रहे उस दौर के अंदर नेम के समक्ष क्या थे, कुछ मुद्दे अलग थे। और वर्तमान के अंदर 1991 के बाद जो विकसित नेम में सदस्य कौन है? विकासशील देश है, जो अपना विकास अभी कर रहे हैं। ठीक है, पिछड़े हुए देश हैं। तो भारत ने कहा कि नेम के समक्ष जो उस समय और मुद्दे थे और वर्तमान में और मुद्दे हैं, क्योंकि वर्तमान के अंदर तो वो कह रहा है कि और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल है, क्योंकि वर्तमान में दुनिया में एकमात्र दादा कौन रह गया? यूएसए रह गया। इसीलिए एकमात्र एक ध्रुवीय विश्व में विकासशील देशों के लिए, किनके लिए? विकासशील देशों के लिए संगठित होना और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग उनके लिए हो,
अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके हक के लिए मांग की जाए। ठीक है। दूसरा क्या था कि नई चुनौतियां आ गई वर्तमान में 1991 के बाद। भारत ने कहा कि आतंकवाद, प्राकृतिक संसाधनों का पिछड़े हुए देशों के लिए विकास, तकनीक का हस्तांतरण, कृषि सब्सिडी, बहुत सी नई चुनौतियां आ गई है इन नेम के देशों के समक्ष। इसीलिए इनको नेम के रूप में या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में संगठित रहना और आवश्यक है। इसलिए नेम की वर्तमान में भी प्रासंगिकता जो है वो बनी हुई है। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है कक्षा 12 के लिए, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है, बड़ा भी हो सकता है। गुटनिरपेक्षता भी एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। अब अपन चर्चा करते हैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर कि कौन कौन से इनसे संबंधित जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करते जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पूंजीवादी गुट व साम्यवादी गुट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन समर्थक देशों के नाम बताइए। यानी पूंजीवादी गुट कौन सा था अपन ने पहले पढ़ ही चुके हैं अपन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सीधा नोट्स के ऊपर लेके आया हूं आपको। पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? यूएस से था। उसके समर्थक कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन और फ्रांस, ये देश उसके। ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफी देश थे उनके समर्थक। तो अपने को मुख्य ये क्वेश्चन छोटा पूछा जा सकता है। साम्यवादी गुट के नेता कौन था? सोवियत संघ, अपने को मालूम है। पोलैंड उसका समर्थक था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत, नेहरू जी थे उस समय, मिस्र, नासिर, घाना, वामे एनक्रुमा, इंडोनेशिया, सुकर्णो, युगोस्लाविया, टीटो। नेहरू, नासिर, टीटो, वामे एनक्रुमा और टीटो, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे और ये संबंधित देश थे। तो छोटा क्वेश्चन इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्या था? महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? यानी अपन ने जो सैन्य गठबंधन जो था वारसा और नाटो अपन ने देख लिया था। वारसा और नाटो के अंदर क्या था कि उन्होंने छोटे छोटे देशों के साथ, अन्य देशों के साथ समर्थन जुटाने के लिए जो है संगठन बना रखे थे। वारसा किन्होंने बनाया? सोवियत संघ ने बना रखा था। ये अपन ने इस मैप के अंदर देखा था कि नाटो के सदस्य, ये वाले नाटो के सदस्य थे सारे के सारे येलो कलर वाले, और ये जो है वो वारसा के सदस्य थे। तो ये बाकी देश जो थे ये इनके सदस्य थे। अब देखो ये जो है यूरोप के देश है, जो कि समर्थक किसके हैं? अमेरिका के हैं। अब अमेरिका ने यूरोप में आके अपना सैन्य संगठन बना लिया कि मेरे समर्थक देश है सोवियत संघ, भाई इसको अगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक करता है तो मैं मेरे ऊपर अटैक मानूंगा। कहां पर? अमेरिका, और कहां पर? सोवियत संघ। अब देखिए यहां पर ये अमेरिका है, इस मैप के अंदर आप देखिए ये अमेरिका है और ये यूरोप है। अमेरिका ने देखो कहां से आकर यहां पर अपना सैन्य संगठन एक बनाया, सीधा सीधा इसको चुनौती देने के लिए। अब अमेरिका ने जब ये संगठन बनाया तो क्या हुआ कि सीधा सीधा सोवियत संघ ने भी संगठन बनाया कि अगर आप संगठन, ये सैन्य संगठन यूरोप के अंदर बना रहे हो तो हमें भी। जब उन्होंने वारसा बनाया तो इन्होंने क्या किया, पिछड़े हुए देशों को, पिछड़े हुए देश तो मैं नहीं कहूंगा, कि हर उन देशों को अपनी तरफ, अधिकतम देशों को अपनी तरफ करने का प्रयास किया। कारण क्या थे? सैन्य गठबंधन में अन्य देशों को क्यों शामिल रखना चाहते थे? एक तो उनमें से उनको महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे। एक, उनको सीधा सीधा अगर युद्ध की स्थिति आती है तो भूक्षेत्र, जमीन उनकी मिल जाती थी। दूसरा, वो क्या करते थे? सैन्य ठिकाने बनाने के लिए, क्योंकि यूरोप के अंदर अगर सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका को कुछ करना है तो सीधा सीधा यूरोप के जो नाटो के सदस्य देश थे उनके अंदर उसको ठिकाने बनाने की अनुमति मिल जाती। आर्थिक मदद क्या है? क्योंकि छोटे छोटे देशों से क्या कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ये महाशक्तियां कर लेती थी, जिसका भी नेम ने विरोध किया था आगे जाकर। तो इस छोटे क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या लिखना है कि महाशक्तियों छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? तो 3 पॉइंट अपने को आंसर में देना है। ये नाटो आ गया, ये नाटो अपने बड़े डिटेल से कर भी लिया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो क्या है? तो ये 2 अप्रैल 1949 को बना, इसको अपन पूर्व में कर चुके हैं। तो इसके 12 सदस्य जो थे, शुरू में इसके 12 सदस्य उस समय बने थे। ये सारे के सारे यूरोप के देश है। ये यूरोप के अंदर आके सीधा सीधा सोवियत संघ को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने बनाया। और इस नाटो का जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने क्या बनाया? वारसा संधि। यानी ये भी एक प्रकार का, वारसा संधि जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? एक सैन्य संगठन है। ये 1955 के अंदर बनाया सोवियत संघ ने। अब ये तो पश्चिमी यूरोप के देश थे सारे के सारे। इन्होंने क्या किया? सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इसको थोड़ा सा नोट आउट करना आप। पश्चिमी यूरोप के देश है नाटो,
पश्चिमी यूरोप यूएसए के नेतृत्व में नाटो संगठन बना और पूर्वी यूरोप के देश थे उनको किन्होंने संगठित किया, सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया। उसमें कौन कौन शामिल थे? सोवियत संघ था, पोलैंड थे, पूर्वी जर्मनी क्योंकि पश्चिमी जर्मनी तो यूएसए के साथ था, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। इनका कार्य क्या था? यूरोप में नाटो का मुकाबला करना, यानी यूरोप में नाटो संगठन अमेरिका का पक्ष का। और अब दोनों कहाँ लड़ रहे हैं? एक अमेरिका, एक अपने सोवियत संघ, लेकिन लड़ किस में रहे हैं? यूरोप के अंदर लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात थी। फिर आ जाइए आप, शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। तो शीत युद्ध से सीधा सीधा है कि दुनिया दो गुटों में विभाजन हो गया, यूएसए और यूएसएसआर में। सैनिक गठबंधनों की राजनीति स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सैनिक गठबंधन किन्होंने बनाए? अमेरिका ने भी अपना सैनिक संगठन बनाया और सोवियत संघ ने भी बनाया। विश्व दो गुटों में बंट गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति, क्योंकि शीत युद्ध में दुनिया दो गुटों में बंटी, इसीलिए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आया, गुटों से राजनीति से दूर रहने का विकल्प आया। शस्त्रीकरण को बढ़ावा, क्योंकि अमेरिका खुद अपने पक्ष में हथियार इकट्ठे कर रहा था, सोवियत संघ अपने पक्ष में कर रहा था, तो दुनिया में हथियारों की, बंदूक की होड़ हो गई कि ज़्यादा किसके पास हथियार हो, तो इससे भी एक भय का माहौल बना। भारत पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? अब शीत युद्ध के अंदर भारत ने क्या निर्णय ले लिया था कि मुझे गुटों की राजनीति से क्या रहना है? दूर रहना है। अब भारत ने जब गुटों की राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया तो पाकिस्तान कहाँ चला गया? पाकिस्तान यूएसए के पक्ष में चला गया। पाकिस्तान जब यूएसए के पक्ष में गया तो सीधा सीधा पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर के मुद्दों को उठा के उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय, जबकि पाक और भारत का आपसी मामला था, पाकिस्तान और भारत का ये घरेलू मामला था भारत का, पाकिस्तान उस पर दावा कर रहा था कश्मीर के ऊपर, लेकिन इस मुद्दे को अब क्या रूप दे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय रूप, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भारत ने अमेरिका का साथ न देकर अलग रास्ता अपना लिया था। दक्षिण एशिया में शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार जो है हथियार उपलब्ध करवा रहा था अमेरिका, इसलिए भारत को भी उसके जवाब देने के लिए हथियार इकट्ठे करने पड़े। भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति को अपनाना, तो भारत पर ये शीत युद्ध के 3 प्रभाव है। ये क्वेश्चन छोटा आपको करना है। शीत युद्ध की तीव्रता में कमी लाने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए। अपरोध व संतुलन, ये क्या था? शीत युद्ध की अब इसका तात्पर्य ये था कि दुनिया के अंदर दोनों शक्तियां, दोनों गुट, यूएसए व यूएसआर, दोनों गुट इतने ताकतवर हो गए थे कि कोई भी एक गुट जो है वो दूसरे गुट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम था और उसको तबाह भी कर सकता था। दोनों को इस शक्ति का मालूम था। यूएसआर वाले गुट को मालूम था कि यूएसए ऐसा कर सकता है और यूएसए को मालूम था कि ये भी ऐसा कर सकता है। तो क्योंकि दोनों के पास परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए थे, दोनों बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा था, तो इससे क्या हुआ कि दोनों को युद्ध नहीं हुआ फिर। इसीलिए तो शीत युद्ध के अंदर डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को मालूम था कि अगर सीधा युद्ध होगा तो दोनों को बहुत बड़े नुकसान की आशंका थी। तो ठीक है, अपरोध व संतुलन का मतलब है कि दोनों में अंदर ताकत का एक संतुलन स्थापित हो गया। 1950 के दशक में चीन व यूएसआर में अनबन होना, क्योंकि चीन व यूएसआर जो थे वो दोनों साम्यवादी देश थे और दोनों में अनबन हुई, तो इसीलिए शीत युद्ध की तीव्रता में कमी आई, क्योंकि यूएसआर का एक महत्वपूर्ण साथी जो है वो किससे जाग मिला? अमेरिका से। गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी विकास हो गया। तो शीत युद्ध की तीव्रता जो थी उसमें कमी लाने में गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि लोग गुटों से जुड़ना कम हो गए, क्योंकि उनके पास अब कौन सा विकल्प आ गया? तीसरा विकल्प जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में आ गया। 1947 से 1950 के बीच शीत युद्ध का विकास जो है वो हुआ। 1947 से 50 के बीच में शीत युद्ध का जो विकास है उसमें कौन कौन सी घटनाएं, ये छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली मार्शल योजना मैंने आपको डिटेल से करवाई पहले वीडियो के अंदर। कॉमिनफॉर्म 1947 में, मार्शल योजना में पश्चिमी यूरोप को सहायता दिया अमेरिका ने, तो इन्होंने यूएसआर ने क्या कहा? इसका जवाब दिया। कॉमिनफॉर्म योजना के तहत इन्होंने क्या कहा? मार्शल योजना का जवाब दिया कि आपने पश्चिमी यूरोप को मार्शल योजना के तहत पैसे दिए तो हम पूर्वी यूरोप को पैसे देंगे, ताकि वो देश उनके साथ जुड़े रहे। तो मार्शल योजना का जवाब क्या है? कॉमिनफॉर्म। मार्शल योजना कौन लेके आया? यूएसए के विदेश सचिव थे मार्शल कलपन ने किया, पहले वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर। फिर बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन की नाकेबंदी किसने की थी? यूएसआर ने की थी, क्योंकि बर्लिन के अंदर खाद्य सामग्री भेजी अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी के अंदर, पश्चिमी बर्लिन के अंदर, तो यूएसआर ने उसकी क्या कर ली? घेराबंदी कर ली। इससे स्थिति और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। फिर 1949 के अंदर जर्मनी का क्या हो गया? विभाजन, पूर्वी जर्मनी यूएसआर के पास और पश्चिमी जर्मनी यूएसए के पास।
फिर अमेरिका ने क्या किया, नाटो की स्थापना कर ली 1949 के, सैन्य संगठन बना लिया, यूरोप के 12 देशों को संगठित करके बोला कि भाई यूएसआर, अगर आप इन 12 देशों को कभी कुछ किसी प्रकार की हमला करते हो या इनके साथ युद्ध होता है तो हमारे ऊपर हम हमला मानेंगे। अमेरिका ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी। फिर कोरिया संकट आया, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, उससे भी क्या हुआ, स्थिति तनावपूर्ण हुई। तो 1947 से 50 के बीच शीत युद्ध का विकास इस प्रकार हुआ था, ये अपने को देखना है। अब अपन आगे के कुछ क्वेश्चन जो है उनको करते हैं। चलिए, सीटो व सेंटो क्या है, ये दो सैन्य संगठन है। अमेरिका ने पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया हेतु अमेरिका ने बनाया। 1954 के अंदर किसने बनाया सीटो संगठन, अमेरिका ने एक गठबंधन की स्थापना किया। दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए अमेरिका ने 1954 में एक संगठन बना दिया जिसका नाम क्या था, सीएटो था। ठीक है, साउथ एशिया, ये गठबंधन जब अमेरिका ने बनाया, सीटो और सेंटो पश्चिम एशिया के लिए बनाया और सीटो पूर्वी एशिया के लिए 54 में बनाया, सीटो सेंटो बनाया। सेंटो को बगदाद समझौता भी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों सीटो और सेंटो के जवाब के अंदर क्या कहा, इसने यूएसएसआर ने वारसा पैक्ट बनाया। कब बनाया, वारसा पैक्ट 1955 के अंदर वारसा पैक्ट किसने बना दिया, यूएसएसआर ने। तो ये सैन्य संगठन थे, नाटो, सीटो, सेंटो किसके थे, अमेरिका के थे। वारसा पैक्ट किसका था, यूएसएसआर का था। फिर क्यूबा मिसाइल संकट मैंने आपको वीडियो के पार्ट फर्स्ट में, इस अध्याय के, उसमें डिटेल से समझाया है। ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, उसको करवाया हुआ है वीडियो ने। सॉरी भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। अब भारत देखो, उस समय नया नया आज़ाद हुआ था। भारत अगर किसी एक गुट में होता, गुटों की राजनीति से दूर रहकर भारत के लिए पहली ज़रूरत तो क्या थी कि देश का क्या किया जाए, विकास किया जाए। तो सीधी सीधी भारत के समक्ष इसलिए भारत ने गुटों की राजनीति से दूर रहना समझा राष्ट्रीय हित के अंदर। दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेना, अगर वो हम किसी भी गुट के नहीं है इसका मतलब हम सब के हैं। इसलिए भारत ने क्या नीति अपनाई आज़ादी के बाद कि हम दोनों गुटों से, महाशक्तियों से क्या लेंगे, सहयोग लेंगे। स्वतंत्र नीति निर्धारण, भारत ने क्या सोचा कि हम दोनों के अनुसार अपनी विदेश नीति तैयार नहीं करके स्वतंत्र विदेश नीति का क्या करेंगे, पालन करेंगे। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ताकि हम किसी भी गुट में नहीं है, इसलिए हम सबके बन सके दुनिया के अंदर और अपना विकास कर सके, इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया थोड़ी देर पहले कि नए जो स्वतंत्र देश हुए थे या विकासशील देश थे जिनको अभी विकास कर रहे थे, उन्होंने क्या, या तृतीय विश्व, जो अपने 3 दुनिया देखी ना, प्रथम दुनिया यानी अमेरिका, द्वितीय विश्व यानी जो सोवियत संघ, और तृतीय विश्व यानी अफ्रीका और एशिया के और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के वो देश जो अभी विकास कर रहे हैं, उन देशों को क्या बोला जाता है, तृतीय विश्व या तीसरी दुनिया। तो उनके मन में भी विकास की बड़ी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पूंजीवादी राष्ट्रों की जो इच्छा है उस पर हम निर्भर नहीं रहेंगे और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके प्राकृतिक संसाधनों का हमें फ़ायदा मिले और हमारा जो कच्चा माल है उसका जो प्रवाह को रोका जाए, उसका अधिकतम लाभ वहाँ की जनता को मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तकनीक का जो हस्तांतरण है उनके पक्ष में होना चाहिए। ये तो क्या था अपना क्वेश्चन 12 तक, ये अपना कंप्लीट। अब अपन करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका अर्थ अपन ने कर लिया था कि दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति अपनाने को हमने क्या कहा, गुट निरपेक्ष नीति कहा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्ष तो है, नीति है, ये सक्रिय रहने का आंदोलन है। यानी इसमें का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अंदर 2 गुट बन गए और हम दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहेंगे, उनके राजनीति में भाग नहीं लेंगे। यानी ये सक्रिय रहेंगे दुनिया के अंदर। अगर कहीं भी विकासशील देशों के साथ किसी प्रकार का महाशक्तियों द्वारा अन्याय होता है तो लगातार ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक देश उसका विरोध करेंगे। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की कुछ प्रकृति, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है इसलिए थोड़ा उसी हिसाब से ध्यान रखना। तो गुट निरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है, यानी हम, इसका मतलब ये कतई नहीं है गुट निरपेक्ष आंदोलन का कि हम जो है इस दुनिया में गुटों की राजनीति से दूर रहेंगे। गुटों की राजनीति से दूर जरूर रहेंगे लेकिन पूरी दुनिया से हम क्या है, कटेंगे नहीं। पूरी दुनिया में अगर सक्रियता के साथ, जो नेम ने क्या कहा कि हम सक्रियता के साथ विदेश नीति के अंदर भूमिका अपनी रखेंगे और विकासशील देशों की मांग को हम
उठाते रहेंगे। तो पृथकतावाद का गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है, यानी दुनिया से कटे हुए नहीं रहेंगे, गुटों की राजनीति से दूर रहेंगे और दुनिया की राजनीति में सकारात्मक हस्तक्षेप भी करेंगे। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता क्यों नहीं है? तटस्थता का मतलब ये है कि दुनिया में ये दोनों समूह जो है ये कुछ भी कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो हम एकदम शांत होकर नहीं बैठेंगे, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसमें जरूर सकारात्मक हस्तक्षेप करेंगे, यानी ये तटस्थता नहीं है। विश्व शांति की चिंता इन्होंने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं ने कि विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए, गुटों की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। आर्थिक सहायता की चिंता, यानी विकासशील देश जो थी उनकी आर्थिक सहायता की इन्होंने चिंता की, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की चिंता की, उनके प्राकृतिक संसाधनों की चिंता की, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन की इन्होंने बात की। ये अपन ने डिटेल से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वाला जो अध्याय है, उस जो प्रश्न है उसमें अपन ने कर लिया। एक चीज़ और जो अपने को करनी है वो क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये छोटा क्वेश्चन बनता है, इनमें से सीधा पूछा जा सकता है। वैसे अपन ने कर लिया नेहरू, नासिर, टीटो, तो ये ध्यान रखना छोटा क्वेश्चन कक्षा 12 के लिए बन सकता है कि उसके प्रमुख नेता नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री नासिर, टीटो, सुकर्णो, वामे, निक्रुमा, ये ध्यान रखना है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1956 से हुई। नेहरू, नासिर, टीटो ने बैठक की और 1961 में बेलग्रेड में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं कक्षा 12 के लिए। और उसमें कितने सदस्य देश भाग, ये स्टेट पीसीएस वाले बच्चों के लिए भी है कि उनमें कितने सदस्यों ने प्रथम बार भाग लिया, तो वो भी पूछा जा सकता है। और प्रासंगिकता के पक्ष में मैंने आपको पूर्व में ड्राफ्टिंग के समय बता दिया था कि ये प्रासंगिकता इसकी बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेम की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। तो उसमें आपको क्या बताना? पहले नेम का अर्थ बताना कि नेम है क्या। नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, उसका अर्थ बताना, जो कि अपन ने पूर्व में देख लिया है। फिर क्या बताना? नेम के प्रमुख सिद्धांत बताना, जो कि अभी अपन ने देखे हैं। फिर बताना कि नेम की वर्तमान में प्रासंगिकता के पक्ष में तर्क, क्योंकि जब 1990 में नेम सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दुनिया में एक गुट रह गया। एक गुट रहा तो मिस्र ने क्या कहा कि अब इसको क्यों ना हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर दें। तो भारत जैसे देशों ने क्या कहा कि अब दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति रह गई है, इसीलिए अपने को क्या करना है, विकासशील देशों को संगठित होना बहुत आवश्यक है और नई अर्थव्यवस्था की मांग हेतु आज भी नेम क्या है, प्रासंगिक है। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है जो कि अपने को करना है। फिर एक क्वेश्चन और अंतिम पार्ट है जो कि अपन कर रहे हैं कि शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियां जो थी, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां जो थी वो लगातार शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण का बराबर प्रयास कर रही थी। शस्त्रीकरण का मतलब शस्त्र इकट्ठे कर रही थी, हथियारों की होड़ थी उनके बीच में, और निशस्त्रीकरण भी बराबर प्रयास कर रही थी। निशस्त्रीकरण मतलब एक दूसरे के जो हथियार है उनको कम करने का भी प्रयास कर रही थी, दुनिया को हथियारों की होड़ से बचाने का प्रयास भी कर रही थी। तो निशस्त्रीकरण हेतु उन्होंने कौन कौन सी संधियां की कि शस्त्रों की होड़ जो है उसको कम कर दिया जाए। उसमें कुछ संधियां हैं जो कि अपने छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। उनमें एक संधि थी सीमित परमाणु संधि LTBT बोलते हैं, जिसको 1963 के अंदर हुई। किन किन के बीच हुई ये ध्यान रखना है। USA, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर कहा। इन्होंने क्या कहा कि अब भाई हम वायुमंडल में और बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के अंदर जो है, जल के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे। तीनों ने मिलकर एक संधि कर ली। तो इस संधि को क्या बोलते हैं? सीमित परमाणु परीक्षण संधि, LTBT 1963 बोल देते हैं। कब हुई? मास्को के अंदर हुई, सोवियत संघ का शहर था, और 10 अक्टूबर 1963 को लगी। ये स्टेट पीसीएस और स्कूल व्याख्याता वाले, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चों के लिए जरूरी है कि कब लागू हुई और कब इस पर हस्ताक्षर हुए। परमाणु अप्रसार संधि ये 1967 के अंदर हुई। ये तो इनकी एक दादागिरी थी। इसमें इन्होंने क्या कहा, 5 देशों ने कि भाई अब तक 1967 तक जो 5 देशों ने जिन्होंने परमाणु बम बना लिए हैं, ठीक है, परमाणु जो हथियार है वो बना लिए हैं, बस केवल उन्हीं के पास रहेंगे। उनको इन्होंने P5 नाम दिया। P5, उस P5 में कौन कौन थे? USA, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। और इस संधि को इन्होंने 5 मार्च 1970 से प्रभावी कर दिया। कह दिया कि और किसी के पास ये हथियार नहीं होने चाहिए। फिर एक सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता संधि, इसको साल्ट फर्स्ट बोलते हैं, 1969 के अंदर प्रारंभ हुई वार्ता और 72 के अंदर जाकर ये समाप्त हुई। इसके तहत भी 2 प्रकार की, इसमें USSR के राष्ट्रपति जो थे वो ब्रेजनेव थे और निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। फिर चौथे नंबर पर थी सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता साल्ट 2, 1972 के अंदर हुई।
बस इसमें फ़र्क ये था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गए थे, जिमी कार्टर आ गए थे और यूएसएसआर के नेता कौन थे, ब्रेजनेव थे। बस ये अपन ने आज कर लिया। 2 संधियाँ और है, 2 संधियों के ऊपर चर्चा करके वीडियो समाप्त हो जाएगा अपना। और फिर आपको ये नोट्स बनाना, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे वापस अपना अगले लेसन के साथ। तब तक आप इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। एक संधि हुई 1991 के अंदर, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इसको बोलते हैं स्टार्ट फर्स्ट, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि। यानी इसके अंदर घातक हथियारों में कमी लाने के लिए यूएसए और यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव, उन्होंने मिलकर ये संधि की। एक सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट सेकंड बोलते हैं इसको। ये अब अमेरिका के राष्ट्रपति तो जॉर्ज बुश सीनियर ही थे और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन। यानी यहाँ पर तो अपन यूएसएसआर लिख रहे हैं और यहाँ पर रूस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं रूस? क्योंकि अब यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया था, अनेक राज्यों में बंट गया था। सबसे बड़ा जो राज्य था, जो सोवियत संघ का प्रतिनिधि बचा था पीछे, वो रूस था। और रूस के राष्ट्रपति कौन बने थे? बोरिस येल्सिन। तो ये अपना जो अध्याय है ये कंप्लीट हो गया है, अध्याय 1। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। और आपने नोट्स बना लिए होंगे अपने, और नहीं तो वीडियो देखकर कंप्लीट नोट्स पहले अध्याय का बना लें, जल्दी आपको दूसरे अध्याय के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लगातार ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।